देर हम आपके बीच में आए, उसकी सबसे प्रमुख वजह है कि माननीय हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार 26 जनवरी से पीटीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं और ऐसी ही जन पंचायत हो रही है और अपनी बात रख रहे हैं। तो प्रतिदिन लगभग 3-4 सेक्टर रहता है, 3-4 गांव हो जाता है, तो कार्यक्रमों में आना जाना रहता है, तो थोड़ा देर सवेर हो जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। शुक्रिया अदा करूँगा श्री रामलला यादव जी का कि इन्होंने बड़ा जबरदस्त गीत भी सुनाया हम सबको। वर्तमान समय में जो प्रदेश की सरकार है वो क्या कर रही है, बड़ा अपने गीत के माध्यम से अच्छा चित्रण किया। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर नासिर खान साहब हैं, जो बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही साथ सेक्टर प्रभारी रविंद्र कुमार यादव जी, श्री चंद्रजीत यादव जी, बबलू यादव जी, संचालन कर रहे अरविंद यादव जी और सरजीत नेताजी, विख्यात समाजवादी हैं क्षेत्र के। तमाम हमारे धर्मेंद्र यादव जी, मुनीश राम जी, राजा राम जी, विनोद यादव जी, अशोक कुमार गौतम जी और तमाम हमारे जो साथी मौजूद हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर में ये पीडीए है क्या। जैसे आपने बताया, पिछड़ा मतलब जो ओबीसी की तमाम जातियां हैं, वो सारी जातियां, दलित जिसमें एसटी एससी की तमाम जातियां हैं और अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो, पारसी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो। इसमें ए में आधी आबादी भी आती है, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं। और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो कि इस पीडीए में तो पीड़ित दुखी अगड़ा भी है, जो इस भाजपा की सरकार से, जो मोदी सरकार से, जो योगी सरकार से पीड़ित और दुखी है श्रमण समाज के लोग, वो ही इस पीडीए में आते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो पीडीए लगभग 90% की आबादी होती है। और पीडीए को आप समझना चाहें तो जैसे आपने सुना होगा, बहुजन समाज, कमेरा समाज 85%, उन्हीं को एक नए शब्दों में, नए क्लेवर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पेश किया। सवाल अब ये आता है कि इस पीडीए को बनाया क्यों गया। उसमें एक जो सबसे प्रमुख कारण है, आप सब देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, वो बाबा साहब के संविधान को कम करने के प्रयास से, उसके महत्व को कम करने के प्रयास से बुलडोजर का कानून लेके आती है। और इस योगी सरकार की जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो आजकल बड़े जोरों शोरों से लंगड़ा बनाओ अभियान चला रही है, इसके भी सबसे ज्यादा शिकार पीडीए समाज के लोग होते हैं। वो एसटी एससी, मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज से आने वाले नौजवान साथियों को आजीवन विकलांग बनाने की योजना ये योगी सरकार की है, ये भाजपा सरकार की है। आपके आरक्षण को खत्म करती है, जिसके सहारे आप आगे बढ़ते हो। आपका नौजवान बेटा शिक्षा में आगे जाता है, नौकरी पाता है। उस संवैधानिक बैसाखी को तोड़ने का प्रयास ये भाजपा की सरकार कर रही है, ये मोदी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पे नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री। पहले वो एनडीए में थे और लेकिन फिर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं। जब वो एनडीए में थे तो वो कहा करते थे कि आज के समय में युवाओं को रोजगार देना संभव नहीं है, लेकिन जब वो एनडीए में आते हैं
तो श्री तेजस्वी यादव जी वहां मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं और ललकार के कहते हैं कि हम देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। पत्तियां लगाते हैं, खोलते हैं। और आपने देखा लाखों शिक्षकों की भर्ती बिहार के अंदर होती है, उसमें हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के भी नौजवान साथी जाते हैं रोजगार करने के लिए। आज भी जौनपुर के तमाम नवयुवक नवयुवतियां आज भी बिहार में अध्यापक बन के सेवा प्रदान कर रही हैं। यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बताओ आपने तो यही सीखा था, सुना था कि बिहारी उत्तर प्रदेश में आज के रोजगार लेते हैं। आपने यही देखा होगा कि बिहार के रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आके मजदूरी का काम करते थे। लेकिन ये जो योगी की सरकार है, जो कहती है कि राम राज ला रहे हैं, जो भाजपा की सरकार जो विकास की बातें कर रही है, उस सरकार में उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में जाके रोजगार ले रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने दिखाया। जब तेजस्वी ने, जो इंडिया गठबंधन के उप मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, ये मोदी सरकार घबरा गई, ये भाजपा के लोग डरने लगे। नीतीश कुमार जी को कोई खतरा नहीं था, खतरा तो मोदी सरकार को था, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर जिस दिन इस देश का नौजवान इस मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल करने लगेगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कहीं अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। इसलिए नीतीश सरकार को गिराया जाता है, इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है। ये जो तेजस्वी ने देश के युवाओं के आंखों का सपना पूरा करने का काम किया, इसीलिए उस बिहार सरकार को मोदी सरकार का को भजन का शिकार बनना पड़ा। आप बताओ, क्या ये जो हमारी बड़े बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं, जो पिता तुल्य हैं, अगर वो अपने बेटों के लिए रोजगार का सपना देखते हैं तो क्या वो गलत है? लेकिन ये भाजपा में जो बैठे लोग हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, वो आपके परिवार का कोई दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे। हमें और आपको एक साथ ले चलने का तात्पर्य है कि अगर ये जो पीढ़ियों को अगर हम आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन बना लेंगे, तो निश्चित मानिएगा कि हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश समाजवादी बनेगा। और समाजवादी, मेरा कहने का मतलब समाज केवल इतना नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो जाए। हम समाजवादी भारत का सपना देखते हैं। हम उस सपने को देखते हैं जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान बनाते समय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। प्रस्तावना मतलब संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि हम आजाद भारत के लोग समाजवादी भारत बनाने के लिए कित संकल्पित हैं। इस मूल मंत्र को श्रद्धेय नेताजी ने मानते हुए समाजवादी पार्टी का गठन किया और कहा कि हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और इस देश को समाजवादी भारत बनाने का काम करेंगे। वो वही सपना है। समझना होगा कि ये समाजवादी भारत कौन सा सपना है। तो ये वही सपना है कि जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बैठे, यही समाजवादी भारत है। ये समाजवादी भारत वही है जहां पे किसी के साथ किसी के जात के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, जहां चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे धोबी हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, सभी लोग एक साथ हो। यही तो हमारे देश का संविधान कहता है। और यही जब होगा तभी समाजवादी भारत का निर्माण होगा। और इसी समाजवादी भारत का सपना जिसको बाबा साहेब ने देखा, जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने देखा, जिसको राम मनोहर लोहिया जी ने देखा, जिसको जयप्रकाश जी ने देखा, जिसको राजनारायण जी ने देखा, जिसको मनोहर साहब ने देखा, जिसको श्रद्धेय नेताजी ने देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी निकल पड़े। आज जरूरत है कि हम सबको उनके साथ खड़े होकर उनको मजबूत बनाने का और उनके संघर्षों पे उनका साथ देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो योगी की सरकार है, इनका विकास, आप तो यही सोचते होंगे कि विकास का मतलब है कि दो में कुछ दो जोड़ा जाएगा तब विकास होगा, यही होता है ना। लेकिन आप बताओ, ये विकास की परिभाषा दिखाएंगे कि 50 की यूरिया 40 किलो की हो गई और कहेंगे कि ये विकास हमने किया। आज
इस देश के किसानों में, इस देश के जो खिलाड़ियां हैं, इस देश के जो महिलाएं हैं, उनके सपनों को, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको सपनों को अगर साकार करना है तो इस जो भाजपा की सरकार है उसको हटाने का काम करना होगा। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम जो देश के हमारे बड़े नेता हैं सभी ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव होने वाला है। ये आखिरी चुनाव क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अगर 2024 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार आ जाती है तो वहां पे इस देश के संविधान को खतरा हो जाएगा, हमारे आपके लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा, हमारी आपकी आजादी छिन जाएगी। उसको बचाने का, ये संविधान को बचाने का, ये लोकतंत्र को बचाने का हमारा ये आखिरी रास्ता है। आप देखो कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का प्रयास तो इन्होंने शुरू से ही कर दिया, क्योंकि उस संविधान में जो गलत लोग गलत काम करते हैं, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनको सजा देने का प्रावधान है। लेकिन उसको दरकिनार कर ये योगी की सरकार बुलडोजर कानून लाती है। इस बुलडोजर कानून से बताओ केवल पीड़ित समाज वालों के घुमटी उखाड़े जाते हैं, उनके घरों पे चलते हैं, उनके जमीनों पे चलते हैं। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे ये बुलडोजर चला? ये जाति भेदभाव वाला बुलडोजर कानून है, ये बाबा साहब के संविधान वाला कानून नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार लंगड़ा बनाओ अभियान चला रही है, उसमें उठा के देख लो सबसे ज्यादा नौजवान पीड़ित समाज से है, वो चाहे पिछड़ी समाज से आते हो, चाहे दलित समाज से आते हो और चाहे मुस्लिम समाज से आते हो। वो जो गैंग रेप के दोषी है, जो बीएचयू में बालिका के साथ गैंग रेप के दोषी है, वो जो भाजपा के कार्यकर्ता है, आईटी सेल के कार्यकर्ता है, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस घुटनों पे गोली मार के विकलांग बनाने का काम नहीं करती है। लेकिन आपके आसपास के, आप उठा के देख लो, आप देखते होगे, आप जानते होगे कि आपके आसपास के नौजवानों को उठा के आजीवन विकलांग बनाने की ये योजना है। ये कानून सजा देने के लिए नहीं है। ये कानून जो इसलिए लाया गया है, जो बाबा साहब का संविधान हमको और आपको एक बराबरी में बना रहा था, फिर से गैर बराबरी लाने के लिए, फिर से आजादी के पहले वाला भारत बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी वालों की सोच है। ये लोग वही चाहते हैं कि हम फिर से उसी समय में चले जाएं जहां पे हम आजाद होकर आगे बढ़े थे। अगर मैं जानता हूं कि तमाम लोगों में एक डर है, एक संशय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिनको देश की तमाम बड़ी उद्योगपतियां पैसा देती हैं, जिन पूरा मीडिया उनके पक्ष में बोलता है, क्या हम उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे? ये ईवीएम के सहारे हैं, ये तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बने हैं। तो मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जरा पूछ लेना, ये जब अंग्रेज आए थे तो उनके पास राइफलें थी, बंदूक थे, तोप थे, हमारे पास तो तीर धनुष और तलवार था। अगर हमने तब अंग्रेजों से आजादी ले ली है तो हम 2024 में इस ईवीएम वाली भाजपाइयों से भी आजादी ले लेंगे। बस लड़ने का हौसला होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, उन्होंने दिखाया है। तमाम ऐसी सरकारें आई जहां पे हम सब ने जो एक साथ एकजुट होकर संघर्ष किए, चाहे वो जनता दल की सरकार आई हो, चाहे लोक दल की सरकार आई हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे भारतीय ये बसपा की सरकार आई हो, लेकिन इन सरकारों ने पीड़ित समाज के लोगों के हित की बात की। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जो उन्हें चंदा देते हैं, जो उन्हें दान देते हैं, उन उद्योगपतियों को ख्याल करते हैं। आप बताओ, ये 10 साल, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, आपकी आमदनी कितनी बढ़ी, आपके ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया, लेकिन वो अंबानी और अडानी है, उनके पैसे में कितनी बढ़ोतरी हो गई। अगर वो जीरो से उठकर हीरो बन रहे हैं अंबानी अडानी, तो इसका तात्पर्य है कि जो मोदी जी 24 घंटे जाग के काम कर रहे थे, वो हमारे आपके लिए नहीं कर रहे थे, वो तो अंबानी और अडानी के लिए कर रहे थे। वो देश के किसानों के लिए जाग के काम नहीं कर रहे थे, वो अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए जाग के काम कर रहे थे। ये इस बात का सबूत है, क्योंकि अगर वो हमारे और आपके लिए काम किए होते तो पैसे हमारे जेब में होते, हमारे खातों में होते।
हमारा तो जनधन का खाता खुल गया, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, हमारे समरसेट इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक जो राजनीतिक दल था उसने खुलेआम मतदाताओं को 15 लाख रुपए के रिश्वत देने का काम किया था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तमाम साथी मौजूद हैं जो उस लालच, उस बहकावे में नहीं आए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। वो तो जो लोग बहकावे में आ गए थे उनकी वोट से ये सरकार बनी थी। तो इसलिए मुझे अभी हम लोग जब थे सिद्दीकपुर में, वहां 75 वर्ष की माता जी श्रीमती दुखना जी बस कहती है कि ईवीएम से हटाएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हट पाएगी। मैं आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो 75 वर्ष की महिला है, उनका अनुभव, उनका ज्ञान मुझसे ज्यादा है। अगर उनको ये लगता है कि हम ईवीएम हटा देंगे तो भाजपा हट जाएगी, इसका मतलब साफ है कि सभी लोग आप जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, जनशक्ति में कोई विश्वास नहीं है, उसे आम जनता में कोई विश्वास नहीं है, उसे केवल ये ईवीएम पे विश्वास है। मैं इसी कार्यक्रम के अंतर्गत खेतासराय में था, वहां 60 वर्षीय महिला, सोनकर बस्ती में कार्यक्रम था, वहां 60 वर्ष की महिला जो स्वयं तो अनपढ़ थी लेकिन उसे अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता थी। और वो कहती है कि जब तक कि भाजपा रहेगी तब तक हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। इन बातों से मुझे उम्मीद लगती है कि 2024 में ये हम भाजपा की सरकार हटा लेंगे, ये हम मोदी की सरकार हटा लेंगे और इस देश को समाजवादी भारत बनाने के हम लोगों का प्रयास सफल होगा। और ये जो पीडीए की लड़ाई है, तो यहाँ पे चूंकि तमाम हमारे साथ शुरू से रहने वाले लोग रहे हैं, जो पीढ़ियों से आपका साथ रहा है, तो मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में तो सबसे पहले पीडीए की लड़ाई लड़ने वाले मेरे दादा स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी थे। और मैं आपको बता दूं, हुक्का पानी बंद वाली जो व्यवस्था खत्म कराने का काम किया था वो तो पीडीए वालों की ही लड़ाई थी। वो जो हुक्का पानी बंद होता था वो तो पीडीए समाज के लोग ही थे। उन लोगों को हक दिलाने के लिए हुक्का पानी जैसी प्रथा को खत्म करने का काम स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी ने किया था और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया मेरे पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी ने। आप सब लोग गवाह हैं कैसे एक ओबीसी का बेटा अगर इस सदर से विधायक हुआ था, अगर कोई मौर्य का बेटा विधायक हुआ तो उसमें पिताजी का कितना बड़ा हाथ था। वो पीडीए के समाज के लोगों को, किसी बिंद को विधायक बनाया तो किसी को मछली शहर से विधायक बनाया। वो पीडीए समाज के तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह यादव जी ने किया। तो आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके आराध्य नेता हमें कहते हैं कि जाओ आगे बढ़ो और इस पीडीए की लड़ाई को लड़ना है, तो यकीन मानिए अमित यादव अपनी अंतिम सांस तक पीडीए समाज के लोगों के हक और न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा, क्योंकि आपकी ताकत, आपका साथ मेरे साथ है। क्योंकि मैं समझता हूं बहुत समय हो गया और आगे भी कार्यक्रम है, आप भी अपने आवश्यक कामों में जाएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं समझता हूं जितने लोगों तक हमारी आवाज जा रही है उसमें सबका एक ही सपना रहा होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने। लेकिन वो सरकार नहीं बन पाई क्योंकि हम मात्र लगभग 5 लाख वोटों से पीछे रह गए। अगर 5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को और मिल गए होते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती। तो अगर हम 22 में चूके थे तो 24 में चूकने ना पाए। अगर जब हम सभी लोग जिनके आंखों में ये सपना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो उनको आगे बढ़कर संघर्ष करना पड़ेगा और उसका एक ही रास्ता है कि हमें वो 5 लाख वोटों की व्यवस्था करनी होगी।
और उसका रास्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो ओबीसी की छोटी जातियां हैं, जो दलित की छोटी जातियां हैं, उन सब लोगों के पास जाना है, उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। वो ऐसे लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि उनको हम डरा लेंगे, उनको हम धमका लेंगे, उनको हम बहका लेंगे, उनको हम खरीद लेंगे, तो हमें ऐसे में संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी की इस सोच को खत्म करना होगा। हमें पीड़ित समाज के हक, स्वाभिमान, सम्मान और संसाधन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यकीन मानिए जिस दिन हम सब लोग एक साथ संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे और अपने साथ जो हमारे समाज के अन्य छोटे भाई बहन हैं उन सबको आगे लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और 24 में भी हमें भारी सफलता मिलेगी। इतनी सफलता मिलेगी कि अगर पीडीए के लोग इकट्ठा हो गए तो समाजवादी पार्टी कम से कम 35 से 40 सांसद जीत लेगी। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सांसद जीतती है समाजवादी पार्टी, तो यकीन मान जाइए कि केंद्र में मोदी की सरकार नहीं होगी, भाजपा की सरकार नहीं होगी। वो वाली सरकार नहीं होगी जो देश के युवाओं को रोजगार नहीं देती, जो हमारे नौजवानों को शिक्षा नहीं देती, जो हमारे किसानों को खाद और यूरिया नहीं देती। मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बड़े सामंती सोच के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते होंगे। तो पहले जो जमींदार लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, वो हमारे आपके खेतों में जब सजा देनी होती थी तो हमारे आपके खेतों में अपने गाय छोड़ दिया करते थे। छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? आज आपके खेतों में कौन चल रहा है? कहां से आया? इससे अगर आज की डेट में आपकी खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोग सामंती विचारधारा के लोग हैं। वो कभी देश के किसानों का हित नहीं चाहेंगे। वो आपको कमजोर बनाने के लिए, जो बाबा साहब का संविधान जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, जो शैक्षिक रूप से मजबूत बनाता है, जो रोजगार के रूप में आपको मजबूत बनाता है, उस मजबूती को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं इसी के साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग इस चीज को समझें कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर जो केंद्र में सरकार बनेगी, जो लोकसभा के चुनाव हो, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा ले, जब मोदी की सरकार को हटा ले, तो उस समय जो है समाजवादियों का हिस्सा वहां पे बना रहे। उस समाजवादियों का हिस्सा बनाने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और आपके आसपास जो भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी लोगों को एक साथ एकजुट लेकर आगे बढ़ना होगा और हमें सपना पूरा करना होगा। जो हमारे बेटे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जिस समाज में हमें आपको रहना है वो समाज स्वच्छ हो, हमारे बेटे पढ़े लिखे हो, उनको रोजगार मिले, ऐसा समाज बनाने का काम हमें और आपको करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आने वाली नस्लें हमें और आपको गाली देंगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि 2024 के जो होने वाले चुनाव है, इसमें साइकिल वाला बटन दबाना और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना। और जब पीडीए समाज एकजुट होगा तभी इंडिया जीतेगी। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि पीडीए में हिंदुस्तान की 90% आबादी है, तो इसका मतलब ये है कि पीडीए ही इंडिया है। और इस इंडिया को अगर आपको जिताना है तो हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि जो हमारे और आपके बीच में जो पीडीए की लेकर जो बातें, जो जनसंवाद हुआ है, ये यहीं पे खत्म नहीं होगा। आप अपने घरों में जाएंगे, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, उनसे जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि हम सब लोग
पीडीए के आंदोलन में खड़ा होने जा रहे हैं और पीडीए के आंदोलन को और बड़ा मजबूत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सोच हमारे